हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 18 जून और आज के इस वीडियो में हम 18 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 17 जून को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, जो जलवायु परिवर्तन है यानी कि क्लाइमेट चेंजेस के कारण सूखा और मरुस्थलीकरण की समस्या के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और देखिए, ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसे मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था यूएनजीए के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, या इसे आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के 6 भाग हैं और उसी में से एक भाग है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क, जो कि न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे धनी शहर है। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं तिजानी मोहम्मद बंदे, और ये है नाइजीरिया से। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इस बार जो ये डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है? तो इस बार की थीम थी फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। तो थीम भी आप याद रखेंगे। अब हम जून मंथ के इंपॉर्टेंट डे रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून को मनाया गया है वर्ल्ड फूड डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून को मनाया गया है वर्ल्ड बाइसिकल डे। 5 जून को मनाया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7 जून को मनाया गया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 12 जून को मनाया गया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और 14 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और 16 जून को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो देखिए, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था ये था छत्तीसगढ़, लेकिन अब इसे पीछे छोड़ते हुए मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। अब यहाँ पर जो मनरेगा लिखा है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह है इसकी फुल फॉर्म। और देखिए, ये नरेगा का ही परिवर्तित रूप है। पहले इसका नाम था नरेगा, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया मनरेगा। और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है। पहले मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, लेकिन अब 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। और इसी के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। देखिए, हाल ही में एक डेटा जारी किया गया था और उस जारी किए गए डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में मनरेगा के तहत 57,000 ग्राम पंचायतों में लगभग 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। इसकी राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ ये कॉन्स्टिट्यूंसी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की। ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। और इसी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सर्वाधिक लोकसभा सीटें ये उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, कुल 80। साथ ही भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये स्थापित की जा रही है उत्तर प्रदेश में ही। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये सभी स्थित है उत्तर प्रदेश में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मुखमल्दकली अबिला गाजिएव ने इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर थे किर्गिस्तान के, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। आप मैप में देख सकते हैं किर्गिस्तान की लोकेशन। ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। ये है अपना प्यारा भारत। किर्गिस्तान की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? बिस्केक। और इसी बिस्केक में कुछ समय पहले ही, यानी कि नवंबर 2019 की ही बात है, जो एससीओ है यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो मीट हुई थी, ये हुई थी बिस्केक में ही।
ये तो हुई कैपिटल। करेंसी क्या है? तो ये है किर्गिस्तानी सोम। तो मैप में आप किर्गिस्तान की लोकेशन याद रखेंगे कि ये किस महाद्वीप में स्थित है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये किन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और ये चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने IT पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। देखिए ये जो पोर्टल है कर्मभूमि पोर्टल, ये एक तरह के सेतु का काम करने वाला है, यानी कि एक ब्रिज का काम करेगा। और कैसे करेगा, किसके बीच करेगा? तो देखिए ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि IT पेशे से रिलेटेड है और जो IT कंपनी है उस राज्य में, इन दोनों के ही बीच एक सेतु का कार्य करेगा। और इस कर्मभूमि पोर्टल का यूज करके राज्य में जो भी IT प्रोफेशन के व्यक्ति हैं, ये उस राज्य में स्थित IT कंपनी से जुड़ सकेंगे और नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। यही है कर्मभूमि पोर्टल, जिसे कि लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। और इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं TBN राधाकृष्णन। और देखिए जो CA है, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का ये चौथा राज्य है। पहला कौन सा है? केरल। साथ ही पहला ऐसा प्रोडक्ट जिसे GI टैग मिला था तो ये मिला था 2004 में दार्जिलिंग चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है अनमोल नारंग। देखिए US मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएट होने वाली ये पहली सिख बनी है। और ये जो अनमोल नारंग है, ये लगभग 1100 कैडेटों में से एक हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर कैंपस में सेकेंड रैंक के साथ, यानी कि सेकेंड लेफ्टिनेंट रैंक के साथ ग्रेजुएट हुई हैं। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें, जो कि कहीं ना कहीं पहले स्थान पर रही है, देखिए जो भारत की अंजलि सिंह है, ये पहली महिला सैन्य राजनयिक बनी है। और किस देश में इनकी नियुक्ति हुई थी? रशिया में। कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था सुमन गवानी के बारे में, जिन्हें यूनाइटेड नेशन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। पोंग डोमिंग की यदि हम बात करें तो ये बिलोंग करती है अरुणाचल प्रदेश से। और इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त होने वाली ये अरुणाचल प्रदेश की पहली वुमेन ऑफिसर है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है? तो ये भी हाल ही में शामिल हो गया है अपना देश भारत। और भारत इसमें बतौर संस्थापक सदस्य शामिल हो गया है। यदि हम बात करें GPAI की, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो देखिए ये एक इंटरनेशनल पहल है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पहल है। और इसमें कई देश शामिल हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को भारत का नाम याद रखना है, क्योंकि भारत अब इसमें शामिल हो चुका है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके समाधान के लिए ये कई देशों की एक तरह की पहल है, अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जो कि सभी देशों के, यानी कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, उन देशों के एक्सपर्ट्स जो होंगे उन्हें एक साथ एक मंच पर आने का मौका देगा। यही है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें शामिल हो चुका है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 43वें स्थान पर। और देखिए ये रैंकिंग कुल 63 देशों के बीच जारी की गई थी, जिसमें इंडिया की रैंकिंग तो रही है 43वीं। टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने। तो पहली रैंकिंग इंपॉर्टेंट है और इंडिया की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर की यदि हम बात करें तो कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर। देखिए यदि हम अदर इंडेक्स को डिस्कस करें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो हाल ही में डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग थी 63rd और टॉप किया था न्यूजीलैंड ने। हाल ही में ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग थी 51 और इसे टॉप किया था नॉर्वे ने। दिसंबर 2019 में ही भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग थी 102 और इसे टॉप किया था बेलारूस ने। और कुछ समय पहले ही करप्शन इंडेक्स जारी किया गया है। करप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 80 और टॉप किया है डेनमार्क ने। अच्छा, डेनमार्क से आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, जिसे कि टॉप किया है डेनमार्क ने और इंडिया की रैंकिंग है 168।
तो ये सभी आप याद रखेंगे। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जीके ब्रह्मास्त्र पीडीएफ को परचेस नहीं किया है तो इसे आप परचेस कर सकते हैं। इस मास्टर पीडीएफ में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सभी टॉपिक कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड अपने नाम किया है? तो देखिए, ये अपने नाम कर लिया है हैदराबाद में स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। तो देखिए, ये जो अवार्ड है ये उन लोगों को या उस संस्था को दिया जाता है जो कि हमारे प्लेनेट को बचाने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए अपने अपने लेवल पर कुछ न कुछ काम करते हैं, जैसे कि जैव विविधता पर काम, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पर, बैटिंग अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन या इसे आप कह सकते हैं मरुस्थलीकरण, या एनवायरमेंट चेंजेस के लिए वर्क करते हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। और ये दिया गया है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को, जो कि स्थित है हैदराबाद में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं पीवी सतीश। यदि हम बात करें हैदराबाद की, तो देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की ही कैपिटल है, लेकिन 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी अमरावती। जो हैदराबाद है ये भारत का पहला ब्लॉक चेन जिला है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। और इसी हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ओपन किया गया है, और इस मेडिटेशन सेंटर में लगभग 1 लाख लोगों को मेडिटेशन की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में असम राज्य ने किस एथलीट का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? तो असम गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया है हिमा दास का नाम। आप सभी जानते हैं ये एक धावक हैं और इन्हीं का नाम भेजा गया है खेल रत्न अवार्ड के लिए। इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, और इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली ये सबसे युवा खिलाड़ी भी बनी है। इनकी उम्र है अभी मात्र 20 वर्ष। यदि हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, जो कि भारत में खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड है, और वर्ल्ड में खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड ये है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991 में, 92 में। इसके फर्स्ट विनर थे विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज से रिलेटेड हैं, और हाल ही में इनके द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है। बुक का नाम है माइंड मास्टर। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था कि खेल रत्न पुरस्कार के लिए विनेश फोगाट और रानी रामपाल का नाम भी नामित किया गया है। जो विनेश फोगाट है इनका नाम नॉमिनेट किया गया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि ये एक रेसलर हैं और ये बिलोंग करती है हरियाणा से। साथ ही टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये भारत की पहली एथलीट भी बनी है। टोक्यो ओलंपिक जो कि अगले वर्ष होने हैं। रानी रामपाल जो कि हॉकी महिला टीम की कैप्टन भी हैं, और वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में अभी हाल ही में इन्हें चुना गया है, और वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुने जाने वाली ये विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी भी बनी है। यदि हम बात करें मीराबाई चानू की, जो कि एक बॉक्सर हैं, और 2018 में ही मीराबाई चानू और विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2019 में किसे सम्मानित किया गया था? बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है आरोग्य पथ हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल। देखिए, ये जो पोर्टल है ये CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों को रियल टाइम में सभी हेल्थ फैसिलिटी मिल सके, ताकि किसी तरह की परेशानी का उन्हें सामना ना करना पड़े, और हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है, उससे निपटने के लिए ये पोर्टल मददगार साबित होगा, और इसे ही लॉन्च किया है CSIR ने। यदि हम बात करें CSIR की, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में, और प्रेजेंट टाइम में इसके DG यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये है शेखर मांडे। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में फिलीपींस में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने? तो इसका राइट आंसर था शंभू S कुमारन। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ, और इस वीडियो को एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।